नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ सीरीज। वॉरेन बफेट जिस कंपनी के चेयरमैन हैं बर्कशायर हैथवे, वो असल में वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो कंपनी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, बर्कशायर हैथवे। अब इमेजिन अगर कोई ऐसा बोले कि 50-60 साल से वो जिस कंपनी को चला रहे हैं, जिस कंपनी ने उनके लिए मैक्सिमम सो मच वेल्थ जनरेट की है, जिसकी वजह से आज वो बिलियनर हैं, उस कंपनी को वो बोल रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मार्क जकरबर्ग बोलें कि फेसबुक मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या जेफ बीजोस बोलें कि अमेज़ॉन स्टार्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन यहीं पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है, द वे हाउ वॉरेन बफेट थिंक्स। वॉरेन बफेट किस तरह से सोचते हैं, इस इंस्टेंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक्चुअली वॉरेन बफेट बताते हैं कि बर्कशायर हैथवे जो है वो ओरिजिनली एक टेक्सटाइल मिल थी, एक कपड़ा मैन्युफैक्चर करने की उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। और बर्कशायर हैथवे पहले एक्चुअली दो कंपनीज थी, बर्कशायर अलग थी, हैथवे अलग थी, और बाद में वो मर्ज होकर बर्कशायर हैथवे बन गई थी। तो 1960s के समय जब वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप चलाते थे, उस समय उन्होंने बर्कशायर हैथवे के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। तो जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढते रहते थे किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तब उन्हें पता चला कि बर्कशायर हैथवे जो है वो क्या कर रही है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही टफ बिजनेस होता है चलाना। उसमें बहुत कैपिटल लगती है, बहुत पैसा लगता है, फैक्ट्री से रखनी पड़ती हैं आपको, बहुत एम्प्लॉयज़ और लेबर रखने पड़ते हैं, यूनियन वाली प्रॉब्लम होती है। तो बर्कशायर हैथवे का जो मैनेजमेंट था उस समय 1960s के समय, उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज थी, मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, उसमें व्हाट दे वर डूइंग इज़ कि जो भी मिल प्रॉफिटेबल नहीं थी या जहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन मिल्स को वो लोग क्लोज़ कर रहे थे और उसको सेल कर रहे थे। और सेल करने से जो पैसा आ रहा था, उस पैसे से वो क्या कर रहे थे, बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है उसके स्टॉक्स को बायबैक कर रहे थे, रीपरचेज कर रहे थे। मतलब जब भी कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल, विच आर ओन बाई नॉर्मल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, उनसे वो खरीद रहे थे वापस। मतलब जो कंपनी थी उसके कारण क्या हो रहा था कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो जैसे वो एक मिल खरीदते उससे जो पैसा आता और उससे वो स्टॉक्स को बायबैक कर लेते, तो उससे नंबर ऑफ जो फ्लोटिंग स्टॉक्स थे वो कम हो जाते थे। तो इसलिए हर स्टॉक की वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ जाती थी। तो वॉरेन बफेट ने ये ट्रेंड देखा कि बर्कशायर हैथवे का जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे अपने एक एक मिल बेचते जा रहे हैं और शेयर बाईबैक करते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने उस कंपनी में मेजर बहुत सारे उसके स्टॉक्स खरीद लिए। और उनका गोल यही था कि कुछ सालों बाद कंपनी के स्टॉक्स धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जब उन लोग सारी अपनी मिल्स बेच देंगे, सारी जितनी भी लॉस मेकिंग मिल्स हैं उसको बेच देंगे, उसके बाद जितने बायबैक होने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और वॉरेन बफेट उस नए बढ़े हुए प्राइस पे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब वॉरेन बफेट ने बहुत सारे शेयर्स खरीदना शुरू किया, तो जो बर्कशायर हैथवे के जो उस समय सीईओ थे, उन्होंने वॉरेन बफेट को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानना चाहा कि आप इतने सारे शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने बताया कि मुझे ऐसा दिख रहा है और ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। तो जो उनके सीईओ ने वॉरेन बफेट को ऑफ़र किया कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उसको आप जितने भी प्राइस में बेचना चाहते हैं, हम एक साथ बल्क में आपसे खरीद लेते हैं सारे शेयर। तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और हमको एक बहुत बड़ा चंक जो बल्क शेयर का है वो वापस कंपनी में आ जाएगा। तो वॉरेन बफेट ने कहा ठीक है, उनसे बात हो गई और उनके सीईओ ने कहा कि हम आपको एक ऑफ़र जो है एक ड्राफ्ट करके भेजते हैं, आप देख लीजिएगा। तो उनकी बात हुई कि $11.50 पे एक शेयर जो है उसका रेट फिक्स हुआ। लेकिन जब उनके सीईओ ने, बर्कशायर के सीईओ ने एक्चुअली जब ऑफ़र ड्राफ्ट करके भेजा, तो उन्होंने अपने ऑफ़र में प्राइस में जो शेयर का प्राइस ने लिखा था वो ओरिजिनली जिस शेयर पे बात हुई थी उससे 12.5 सेंट, मतलब $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 12.5 सेंट कम था, बहुत कम, एकदम माइनर सा डिफरेंस था। लेकिन वॉरेन बफेट को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि जब हमने वर्बली फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कुछ और बोला था और इसमें कुछ और लिख के भेजा था, और वॉरेन बफेट ने जो है वो ईगो पे ले लिया उसको, और उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं बेचूंगा नहीं, अब मैं और ख़रीदूंगा। और उन्होंने क्या किया, एग्रेसिवली उस कंपनी के और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर लिया।
लोगों से कांटेक्ट किया, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बर्कशायर हैथवे के स्टॉक्स है, उनसे डायरेक्टली बात करके वॉरेन बफेट ने स्टॉक्स खरीदना शुरू किया। और करते करते उन्होंने उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए, 50% से ज़्यादा उनके पास शेयर आ गए कंपनी के। और वंस यू बिकम द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, आप जो हैं यू कैन टेक डिसीजंस फॉर द कंपनी। तो उन्होंने बर्कशायर हैथवे के जो ओरिजिनल जो पहले सीईओ थे उनको फायर कर दिया वॉरेन बफेट ने। अब कंपनी उनकी हो गई। अब आप देखें तो उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, उन्होंने डिसीजन, इट वाज नॉट अ रैशनल डिसीजन। उनका जो डिसीजन था वो सोचा समझा डिसीजन नहीं था, उनका ओरिजिनल प्लान कुछ और था, लेकिन क्योंकि वो ईगो की बात आ गई और उनको लगा कि मुझसे मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज, उन्होंने बर्कशायर हैथवे में इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया जो उनका प्लान नहीं था इतना इन्वेस्ट करने का। अब जब एक बार कंपनी उनकी हो गई, तब उन्होंने टेक्सटाइल मिल के बारे में और पढ़ना शुरू किया। अब जब कोई कंपनी आपकी हो जाती है तो यू टेक मोर इंटरेस्ट इन इट, और कुछ ही महीनों में उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये तो बहुत ही टफ बिजनेस है और बहुत ही लॉस मेकिंग बिजनेस है और ये बहुत बड़ी गलती हो गई है बर्कशायर को खरीद के। लेकिन आप क्या करें, इतने वो तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए उसके। और तब उन्होंने फिर क्या धीरे धीरे स्ट्रेटजी चेंज की, और उन्होंने इंस्टेड ऑफ वो जो टेक्सटाइल मिल थी उसका बिजनेस को और ग्रो करने की बजाय उन्होंने बर्कशायर हैथवे कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी बनाया। मतलब उस बर्कशायर हैथवे के अंदर, कंपनी के अंदर जितना भी कैश था, उस कैश से वो दूसरे कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने लगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, जो वो पहले भी करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय या इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय उन्होंने इस कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी बना लिया और इस कंपनी के थ्रू वो दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। और इस तरह से फिर पिछले 50 साल में जो है बर्कशायर हैथवे, तो बर्कशायर हैथवे आज जो उसका $500 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यूएशन है, वो एक्चुअली बर्कशायर के टेक्सटाइल बिजनेस ओरिजिनली उसमें कहीं नहीं होता है। इनफैक्ट 1965 के समय वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे खरीदी थी और अगले 20 साल तक उन्होंने किसी तरह से खींच खांच के बर्कशायर का जो ओरिजिनल टेक्सटाइल मिल के ऑपरेशन थे उसको चलाया। लेकिन बाद में 85 में उन्होंने जो है सारी जितनी टेक्सटाइल मिल्स थी बर्कशायर की वो बंद कर दी, क्योंकि उनसे बहुत लॉस हो रहा था। 20 साल तक इसलिए चलाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो टेक्सटाइल मिल में जो लेबर्स काम करते हैं उनका जॉब चला जाएगा, इस तरह से, इसलिए वो किसी तरह से उन्होंने चलाया। लेकिन फाइनली 85 में उन्होंने बंद कर दिया। तो आज बर्कशायर में टेक्सटाइल मिल के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन नाम रुक गया और वो कंपनी रुक गई। और उसके अंदर, बर्कशायर के अंदर आज इतनी सारी दूसरी अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वॉरेन बफेट से जब भी लेक्चर्स में पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक, सो दैट्स व्हाट ही सेज कि ऑल्दो बर्कशायर हैथवे, लोगों को, दुनिया को लगता है कि बर्कशायर हैथवे के कारण वो आज भी इतने सक्सेसफुल है, लेकिन वो उनकी एक्चुअली सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की। तो इस तरह से जब उन्होंने मिस्टेक की, उन्होंने तुरंत रियलाइज़ कर लिया कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और फिर उसको करेक्ट करने के लिए इतना काम किया। तो इफ़ यू लुक बैक, अगर आप देखेंगे कि एक तरह से अच्छा हुआ उन्होंने बर्कशायर हैथवे की, गलती थी लेकिन वो गलती से टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड फॉर हिम, ये भी एक आप सोच सकते हैं। लेकिन एक्चुअली नहीं ना, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जो उनको इन्वेस्टमेंट्स करने थे, जो उन्हें बर्कशायर हैथवे के थ्रू किए, वो तो वो एनीवे करते। अगर बर्कशायर नहीं खरीदी होती तो भी वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस हो तो चलता ही रहता। उस बर्कशायर हैथवे की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उसको उन्होंने जो 20 साल तक चलाया और लॉस में चलाया, वो सब पैसा एक्चुअली उनका लॉस हुआ, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ लोग जो हैं वो सक्सेस को के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस इज़ अ वेरी लाउजी टीचर। जो सफलता है, कामयाबी है, वो आपको बहुत कम सिखा पाती है। जब आप फेल होते हैं, जब आप किसी काम में असफल हो जाते हैं, तब आप उससे सीखते हैं कि हाँ ठीक है, आप असफल हुए, ऐसा किया, ये काम नहीं किया, आप कुछ और ट्राई करना है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं उनसे जब पहली बार मिला तो मैंने उनसे पूछा कि स्टॉक मार्केट में आपकी सबसे बड़ी जो गलती है, आप वो क्या मानते हैं आप? तो उन्होंने कहा था, मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ सालों, 1-2 साल बाद वो स्टॉक जो था वो 7 गुना हो गया, 7 टाइम्स उनके इन्वेस्टमेंट, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो मुझे लगा कि अरे अगर आपका पैसा 7 गुना हो गया है स्टॉक मार्केट में, तो वो मिस्टेक कैसे हो सकती है? तब उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि वो स्टॉक में जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो किसी ने मुझे ऐसे सजेशन दिया था और मैंने स्टॉक को स्टडी नहीं किया था, मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया था। तो इसलिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उस स्टॉक में मैंने इतना पैसा क्यों कमाया, उसका रीज़न मुझे नहीं पता है। मुझे उसकी सिर्फ उसके आउटकम से, कोई भी एक इवेंट है उसके आउटकम से आप डिटरमाइन ये नहीं कर सकते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन था कि एक ख़राब डिसीजन था। आपको उसको प्रोसेस अगर सही रही, तो कई बार ऐसा होता है ना, वो बोलते हैं कि यू शुड नॉट फोकस ऑन प्रोसेस, यू शुड नॉट फोकस ऑन द आउटकम ऑफ एनी डिसीजन, द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन। कोई भी आप जो डिसीजन लेते हैं,
वो डिसीजन अच्छा था कि बुरा था, ये इस पर बहुत कम डिपेंड करता है कि उस डिसीजन का आउटकम क्या था। वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो डिसीजन आपने कैसे लिया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन, आपने क्या सोच के लिया, आपने क्या प्रोसेस फॉलो की। अगर प्रोसेस आपकी सही रहेगी तो अगर आप उस प्रोसेस के हिसाब से 10 डिसीजन लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से ज़्यादा डिसीजन जो है उनका आउटकम अच्छा होगा, 7-8। अब लक तो हर जगह काम करता है कि आपकी प्रोसेस अगर सही है फिर भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ बैड लक जो आउटकम है, उसका रिजल्ट है, वो अच्छा ना हो। लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो भी हो सकता है कि आउटकम अच्छा हो। लेकिन अगर आपने 10 डिसीजन खराब प्रोसेस के कारण लिए हैं तो अगेन उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम जो है वो खराब होंगे। तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम ऑफ द डिसीजन। तो ये एक लेसन है वॉरेन बफेट की इस बिगेस्ट मिस्टेक का। वॉरेन बफेट एस्टिमेट करते हैं कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उस मिस्टेक की वो $200 बिलियन थी। मतलब अगर वो पैसा उन्होंने बर्कशायर में नहीं लगाया होता और कंटिन्यू किया होता तो हो सकता है कि आज उनकी नेटवर्थ $200 बिलियन और ज़्यादा होती। तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग है वॉरेन बफेट से कि ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक और इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं कभी कभी, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट हिस्ट्रीज। जो हुआ है पास्ट में वो सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम था जो हो गया, लेकिन अगर वो नहीं हुआ होता तो उसके और भी बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे। तो जब हम व्हेन वी लुक बैक, इसको बोलते हैं ना हाइंडसाइट बायस, व्हेन वी लुक बैक हम लोग हिस्ट्री में ये नहीं देख पाते हैं कि उस हिस्ट्री हुई है, जो इवेंट्स हुई हैं, वो और भी बहुत कुछ और तरीके से अनफोल्ड हो सकती थी। हमको सिर्फ एक पाथ दिखाई देता है कि हाँ ये इवेंट हुई, उसके बाद ये इवेंट हुई, ये इवेंट हुई, और मतलब ऐसा ही हो सकता था क्योंकि वो हो चुका है, कंफर्म है, उसमें उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम से इन फ्यूचर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसी तरह से वॉरेन बफेट बोलते हैं कि उस टाइम पे जब उन्होंने बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट किया उस टाइम पे बहुत सारी अदर पॉसिबिलिटीज़ थी जहां वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो ईगो में और उन्हें बदला लेने की भावना आ गई थी तो उन्होंने एक गलती कर दी। सो द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम वॉरेन बफेट्स बिगेस्ट मिस्टेक इज, फर्स्ट, think about your decisions in terms of the process which you follow, not just the outcomes. Second is think about the opportunity cost. जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी वो सही डिसीजन था कि गलत, आप ये देखने के लिए आपको जज करना पड़ेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या थी। आपने वो जो डिसीजन लिया उसको अगर आप नहीं लेते तो और आप क्या और क्या क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो these are the two biggest lesson which I think you can learn from Warren Buffett's biggest mistake. कहावत है, when life gives you lemon, you make lemonade out of it. मतलब आपके जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हमें उस विपत्ति को पलटकर उसको अपने फ़ायदे के लिए, उसको किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही है एंटी फ्रेजिलिटी का बेसिक आइडिया, कि हम नेगेटिव इवेंट्स को, स्ट्रेस को, डिसऑर्डर को, रैंडमनेस को जो हमारी प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में आती हैं, उसको टर्न अराउंड करके, उसको पलट करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने ज़िंदगी को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम एंटी फ्रेजाइल हों। और एंटी फ्रेजाइल बनने के लिए हमें ये समझना होगा कि रिस्क बिजनेस में कहाँ से आती है। अगर हम रिस्क को कंट्रोल कर सकें और अगर हम रिस्क को समझ सकें तो हम एंटी फ्रेजाइल अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को बना सकते हैं। तो यही हम सीखेंगे अपने एंटी फ्रेजाइल बिजनेस कोर्स में। तो अगर आप ये बिज़नेस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।